गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन की जो आज की अपनी पहली क्लास है, उसमें देखो कल अपने नया टॉपिक शुरू किया था। पाठ का नाम क्या था? उद्यमिता। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि उद्यमिता क्या होता है कि एक व्यापारी या एक व्यक्ति द्वारा एक ऐसे व्यापार की स्थापना करना जिसका पहले से कोई अस्तित्व नहीं है। है ना। अब अस्तित्व का मतलब ये नहीं कि अपन ने कोई नई चीज बनाई और उस नई चीज का अपन ने क्या किया, व्यापार किया। तो मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास व्यापार के लिए साधन है। व्यापार के लिए क्या चाहिए मेरे को? पूंजी चाहिए, वो मेरे पास है। दूसरा मेरे को क्या चाहिए? साहस। है ना। कि हाँ, कि पहला चाहिए पूंजी, वो मेरे पास है। दूसरा चाहिए साहस, कि उस पूंजी को लगाने की हिम्मत, कि कल को यदि व्यापार नहीं चला, पूंजी डूब गई, तो इस डर से तो मैं अपना व्यापार चला नहीं सकता। तो पहला चाहिए पूंजी और दूसरा चाहिए साहस। यानी मैंने दोनों को एक व्यापार में लगाया। तो मैं क्या बेचूंगा? या तो कोई वस्तु बेचूंगा या कोई सेवा बेचूंगा। दो चीज बेच सकते हैं, या तो वस्तु को बेच सकते हैं या सेवा का व्यापार हो सकता है। अब जो व्यापार मैंने लगाया वो मेरे लिए तो क्या है, एकदम नया है। यानी उस व्यापार का मेरे लिए तो कोई अस्तित्व है पहले से था ही नहीं। अब मान लो मैंने अपने नाम से फर्म शुरू की, ठीक है, तो वो फर्म का इससे पहले इस नाम से कोई फर्म अस्तित्व में नहीं थी, तो मैंने इस फर्म का अस्तित्व बनाया। तो उद्यमिता वही है कि पूंजी और साहस दोनों के साथ एक ऐसा व्यापार शुरू करना जिसका पहले से कोई अस्तित्व नहीं है। यानी दोनों चीजें होनी चाहिए, पूंजी भी होनी चाहिए और पूंजी लगाने की हिम्मत भी अपने में होनी चाहिए। अब मान लो पैसे ही पैसे हैं, हिम्मत नहीं है, डर के बैठे रहें कि व्यापार कर लिया, कल को नहीं चला। नहीं चला तो ये तो है नहीं कि कभी नहीं चलेगा। यदि अपन ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो साल 6 महीने बाद उसे निश्चित रूप से क्या मिलेगा, अपने को लाभ भी मिलेगा। ये तो होगा इसका सामान्य अर्थ। परिभाषा वही है कि अपने को किताब में से एक या दो परिभाषा जो इजी लगे वो करनी है। 8-10 परिभाषाएं दे रखी है इसमें, तो कोई भी एक या दो परिभाषा जो अपने को इजी लगे वो अपने को परिभाषा इसमें याद करनी है। उसके बाद में देखो इसकी विशेषताएं थी। पहली विशेषता नवाचार, कि उद्यमिता क्या है, नए पे आधारित है। ठीक है। अब मान लो मेरा परिवार है, ठीक है, उसमें पहले से व्यापार है, ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन बनते हैं। एक तो मैं उसी व्यापार में बैठूं, यानी या पापा की या दादाजी की या ताऊ जी की जो भी दुकान है उस दुकान पे बैठूं, या उनसे हट के अपना क्या करूं, एक नया खुद की दुकान बनाऊं, खुद का व्यापार लगाऊं। तो यदि मैंने खुद का व्यापार लगा लिया तो वो किसमें शामिल हो जाएगा, उद्यमिता में शामिल हो जाएगा। कि पहले इस परिवार की एक दुकान थी, अब इन्होंने एक नई दुकान खोल ली, तो नई का मतलब उसने उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। तो उद्यमिता हमेशा किस पर आधारित है, नवाचार पे आधारित है। दूसरा सृजनात्मक क्रिया है, क्योंकि व्यापार चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें अपने को नए नए आइडियाज, नए नए विचार, नए नए कार्य, यानी कई तो कार्य ऐसे होते हैं जो अपन ने पहली बार जिनका नाम सुना है या जो अपन पहली बार करेंगे, है ना। तो ये क्या है, सृजनात्मक है कि अपन जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, अपने व्यापार के बारे में जितना सोचेंगे, उतना ही अपना व्यापार अपने को क्या देगा, लाभ देगा। तीसरा, जोखिम उठाना पड़ता है ना, कि बिना जोखिम के अपन व्यापार की क्या नहीं कर सकते, स्थापना नहीं कर सकते। तो हर व्यापार में जोखिम तो हमेशा बना रहता है। चौथा, अवसर खोजने की प्रक्रिया। अब देखो अवसर खोजने की प्रक्रिया क्या है, कि जैसे मान लो अपने कस्बे में या अपने मोहल्ले में कई दुकानें ऐसी होती हैं जो कई सालों से चलती आ रही है ना। 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी दुकानें हैं। उन पे जितनी बिक्री होती है उतनी उसके बाद आने वाली दुकानों पर नहीं होती। तो ऐसे ही मान लो अपने मोहल्ले में कोई कॉलोनी बनने वाली है या कोई स्कूल बनने वाली है नई, या हॉस्पिटल बनने वाला है, तो वहाँ जो सबसे पहले दुकान लगाएगा उसकी सबसे ज़्यादा और सबसे लास्ट तक चलेगी, है ना। कि उसके बाद में चाहे कोई आओ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो है कि अपना व्यापारिक अवसर अपने को खोजने पड़ते हैं कि कहाँ अपने को व्यापार में लाभ मिल सकता है, कहाँ अपने को व्यापार में हानि हो सकती है। उसके बाद में पांचवा है उपक्रम की स्थापना और संचालन, की
व्यापार को स्थापित करना और उसका नियमित रूप से क्या करना, संचालन करना। उसके बाद में उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम, यानी जितना अपने को लाभ मिला उस लाभ में यदि अपन संतुष्ट हो गए तो अपने व्यापार में वृद्धि होगी क्या, नहीं होगी। तो हमेशा अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि आज मेरे को 1000 रुपये का लाभ हुआ है तो कल मेरे को 1100 का कमाना है, परसों मेरे को 1200 का कमाना है। और ये सोच लिया अपन ने 1000 का हुआ है, ठीक है, बहुत है, तो अपना व्यापार का विस्तार कहाँ रुक जाएगा, उसी 1000 पे रुक जाएगा। और धीरे धीरे भी वो क्या होता जाएगा, और कम होता जाएगा, क्योंकि अपन ने मेहनत धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो संतोष नहीं होना चाहिए, हमेशा ज्यादा का लालच रखना चाहिए, तो ही व्यापार में अपने को सफलता मिलेगी। अगला सिद्धांतों पर आधारित है कि उद्यमिता क्या है, इसके खुद के नियम हैं, नीतियां हैं। तो ये क्या है, सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे प्रबंध है, खुद के नियम, नीतियां, कार्य विधियां, सिद्धांत हैं। ऐसे उद्यमिता के भी क्या हैं, खुद के कार्य हैं, तकनीकें हैं, सिद्धांत हैं। उसके बाद में पेशेवर प्रक्रिया। आज उद्यमिता को क्या माना जाता है, एक पेशेवर प्रक्रिया माना जाता है। और इससे पहले पेशेवर नहीं थी, कि ये था कि बढ़िया का बेटा ये व्यापार चला सकता है, कुम्हार का बेटा कुम्हार, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, नाई का बेटा नाई, ये था। और आज कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, सीए बन सकता है, एमबीए कर सकता है, सीएस कर सकता है। और इनमें बताते क्या है, व्यापार के बारे में तो सिखाते हैं कि अपने को व्यापार कैसे चलाना है, कैसे अपने व्यापार को दूसरों से बेहतर बनाना है, कौन से नियम लगाने हैं, कौन सी नीतियां लगानी है, ये तो सिखाएंगे। ये सीएस एमबीए में और क्या सिखाते हैं। तो वर्तमान में ये क्या है, एक पेशेवर कार्य है। उसके बाद में यह परिवर्तनों का परिणाम है। यदि अपन बदलाव लाना चाहते हैं तो अपन किस में शामिल होंगे, उद्यमिता में शामिल होंगे, कुछ नया करेंगे। नहीं तो जो अपने को विरासत में मिला है, मौके में यह परिवर्तनों का परिणाम है ना, कि नहीं तो अपने को जो विरासत में मिला है उसी को अपन संभालते रहेंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे ही नहीं, है ना। और नया करने की नहीं सोचेंगे तो फिर वो उद्यमिता कहाँ हुआ, वो तो अपना व्यवसाय हो गया जो अपने को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिला है। उसके बाद में अगला है, उद्यमिता एक व्यवहार है ना। व्यवहार कैसे, कि उद्यम और उद्यमी दोनों एक ही होते हैं, है ना। उद्यम तो बोलते हैं अपन व्यापार को, और उद्यमी बोलते हैं व्यापारी को, है ना। कि अब अपना मान लो व्यापार खूब अच्छा है, अपन अच्छी से अच्छी वस्तु बेचते हैं, लेकिन व्यापारी व्यवहार कुशल नहीं है ना, कि उसको ग्राहकों के साथ डीलिंग करना नहीं आता, ग्राहकों को संतुष्ट करना नहीं आता, उनसे कैसे बात करें, कैसे उनको वस्तु खरीदने के लिए मोटिवेट करें, वो उसको नहीं आता। तो अपने व्यापार में लाभ होगा क्या, नहीं होगा। तो उद्यमिता क्या है, एक व्यवहार, कि जो व्यापारी है उसको कैसा होना पड़ेगा, व्यवहारिक होना पड़ेगा, है ना। व्यवहारिक का मतलब मिलनसार, मान लो कि सबको एक साथ लेके चलने वाला वो होना चाहिए। उसके बाद में अगला है कि सभी व्यवसायों में ये आवश्यक है ना, कि चाहे कोई हो, दिनों दिन सब में परिवर्तन हो रहे हैं हर व्यापार में। इसका मतलब सब में क्या जुड़ रही है, उद्यमिता है, कि नए नए व्यापारी उसमें आ रहे हैं। और इसके बाद में इसके कई स्वरूप होते हैं। तेरह का देखो कि उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं, नीचे दे रखा है कि निजी उद्यमिता, अपन क्या कर सकते हैं, निजी व्यापार भी चला सकते हैं। संयुक्त उद्यमिता, एक से मिलकर, केंद्रीयकृत, विकेंद्रीयकृत, लघु, वृहत, परंपरागत, आधुनिक आदि अनेक प्रकार की क्या होती हैं, उद्यमिताएं होती हैं। उसके बाद में देखो अपना नया टॉपिक शुरू होता है, उद्यमिता का महत्व है, कि उद्यमिता क्यों जरूरी है ना, क्या इसका महत्व है। अब इसमें देखो उद्यमिता के महत्व में पहला बिंदु दे रखा है, देश के आर्थिक विकास का आधार। देखो पहला टॉपिक, देश के आर्थिक विकास का आधार।
अब देखो आर्थिक विकास किसी भी देश का किस पैमाने पर मानते हैं अपन, देश का आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था से, है ना। और अर्थव्यवस्था मजबूत कब होती है, जब देश में क्या लगेंगे, नए नए उद्योग धंधे लगेंगे, है ना। और नए उद्योग धंधों की स्थापना करना ही क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है ना। क्योंकि नए उद्योग तभी लगेंगे जब देश में क्या होगा, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, तो नए उद्योग लगेंगे। नए उद्योग लगेंगे तो क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये बढ़ेगा। अब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी तो क्या बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, है ना, कि लोगों की आय बढ़ेगी। अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो लोगों की जो बचत है वो बचत में वृद्धि होगी। अब धीरे धीरे उनके पास बचत जमा होती जाएगी, यानी पैसे बढ़ते जाएंगे, तो वापस वो पैसे कहाँ लगाएंगे, वो व्यापार में तो लगाएंगे, यानी किसी न किसी व्यापार में वो पैसे लगाएंगे। तो सारा किसके कारण होता है, उद्यमिता के कारण, कि देश में नए नए उद्योग लगेंगे तो ही देश में क्या होगा, औद्योगिक विकास होता है। और देखो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है, पहली अविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी विकसित अर्थव्यवस्था। अब तीनों हैं, जैसे मान लो अपने से जो पीछे के देश हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, है ना, ये क्या है, अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधे है ही नहीं, है ना, ये तो अपने से भी पीछे हैं। और भारत है, वो किस में आता है, विकासशील में, क्योंकि यहाँ उद्योगों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और अमेरिका, चीन, जापान, ये किस में आते हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में, क्योंकि अपने से क्या है, एडवांस ना, कि जब वहाँ तकनीक पुरानी हो जाती है तो वो तकनीक अपन क्या करते हैं, नई मानते हैं, है ना। कि इस समय जो विकसित देश हैं वहाँ जो मोबाइल का टावर है वो 5G 6G का चल रहा है, और अपन 4G में ही अभी, है ना। जो वहाँ 7 तक वो पहुँच जाएंगे तो अपने कौन सी लॉन्च होगी, 5G, है ना। और जो मतलब पिछड़े देश हैं वहाँ तो अभी भी वो 2G और 3G में चल रहे हैं, वहाँ 4G नहीं है ना। तो वो किस पे आधारित होती है, उद्योगों पर, कि जितने ज़्यादा देश में उद्योग लगेंगे अर्थव्यवस्था उतनी ही क्या बनेगी, मजबूत बनेगी। दूसरा, नवीन उद्योगों की स्थापना में सहायक, कि देश में जो नए नए जितने भी उद्योग लगते हैं वो किसकी वजह से लगते हैं, उद्यमिता की वजह से। सरकार क्या करती है, एक प्रोग्राम चलाती है ना, कई जगह आपने अखबार में नाम सुना होगा, ईडीपी का, है ना, कई न्यूज़पेपर में या कभी समाचार देखे होंगे ना। तो ईडीपी नाम का एक प्रोग्राम चलाती है, इसका पूरा नाम होता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें सरकार क्या करती है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करती है, खोज करती है, जो क्या लगाना चाहते हैं, अपना खुद का व्यापार लगाना चाहते हैं ना। कि अपने भी देखो शहर में कई बार कैंप लगते हैं, रोजगार कैंप, नाम सुना होगा, है ना, कि सरकार रोजगार कैंप लगाती है, जैसे नगर पालिका में या कोई स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में कई बार फार्म भरवाए जाते हैं, कैंप लगते हैं। तो उनमें से वो फिर क्या करती है, उन व्यक्तियों का सिलेक्शन करती है, उनको चुनती है जो वास्तव में क्या है, रोजगार करने के योग्य हैं, है ना। उनका वो चयन करेगी, फिर उनको सहायता देगी, जैसे मान लो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग की देगी, लोन उपलब्ध करवाना है तो दूसरी संस्था से लोन उनको उपलब्ध करवाएगी, या कोई और सलाह देनी है, कुछ समझाना है, तो जो भी मतलब उसको सहायता चाहिए वो सहायता कौन देते हैं, ये ईडीपी वाले देते हैं। और इसको देने का उद्देश्य क्या है, नए उद्योगों का विकास करना। तो ईडीपी से क्या होता है, नवीन उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है। तीसरा, विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में योगदान, है ना। अब विद्यमान का मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, है ना। अब मान लो समीर के दादाजी हैं, ठीक है, उन्होंने एक दुकान लगाई, किस चीज़ की,
कपड़े की। ठीक है। अब उस समय पढ़ाई नहीं थी। ठीक है, तो इसके मान लो दादाजी पढ़े हुए नहीं थे। इसके बाद में इसके पापा उसी दुकान पर बैठने लगे। ठीक है, अब अपन ये माने कि वो भी पढ़े हुए नहीं थे। ठीक है, अब मान लो समीर पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद में इसने 12वीं की। 12वीं के बाद में BCA किया, BCA के बाद में MBA किया। तो MBA करने से इसको क्या पता चलेगा कि अपने परिवार में जो पापा और दादा व्यापार चला रहे हैं उस व्यापार में क्या कमियां हैं। है ना, कि मतलब दादाजी अच्छे से चल रहा है तो कम से कम कितनी साल हो गई, 50 साल तो मान ही लो ना, कि 50 साल पहले भी ये इतनी बड़ी दुकान में चल रहा था और आज भी इतनी बड़ी दुकान में चल रहा है। पहले भी अपने को भी 1500 रुपये का फायदा होता था, अभी भी अपने को 1500 रुपये का फायदा होता है। तो इसमें कमियां क्या हैं, तो वो कमियां इसको कैसे पता चलेगी, जब ये इस प्रोग्राम से जुड़ेगा, है ना, कि पता करेगा कि अपने व्यापार में क्या कमियां थी। या ये खुद बाहर से सीख के आएगा, मान लो इसने MBA किया, CA कर लिया, CS कर लिया, तो उसको पता चल जाएगा कि एक व्यापार को इस तरह से अपने को चलाना चाहिए। तो फिर वो अपना ज्ञान क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा, अपने पापा को बताएगा कि अपने को ये काम इसमें करना चाहिए और ये चीज़ें हटा देनी चाहिए, ये चीज़ें इसमें नई जोड़नी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो पहले से उद्योग है उसका विकास और विस्तार हो सकता है। और वो होगा कब, जब अपन व्यापार के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तभी तो अपने को पता चलेगा कि ये कमियां थी, इन कमियों को अपन इस तरह से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। या ये जो गलत कर रहे हैं अपन, इस गलती को इस तरीके से अपन सुधार सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में चौथा है नवीन उत्पाद व तकनीकी का विकास। कि आज अपन देख रहे हैं कि कोई भी जो वस्तु है वो 3-4 महीने बाद में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी उसमें चेंज कर दिया जाता है, चाहे थोड़ा सा ही करो, चाहे उसकी पैकिंग ही बदलो। है ना, कि अब देखो कई ऐड ऐसे आते हैं कि जिसमें क्या बताया जाता है कि अब ये वस्तु कैसे मिलेगी, नए पैक में। है ना, अब जैसे वो एक चल रहा है अभी क्रोसिन वाला ऐड, जिसमें बताते हैं अब नए लाल पैक में। है ना, अब लाल पैक में उसको पैक करने से क्या होगा, कि जल्दी ठीक होएगा क्या, नहीं होगा। यानी है तो उतने की, लेकिन वो क्या है, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने का तरीका। कि अब मान लो अपन लेने गए, अपन क्या बोलेंगे कि लाल पैक आ दीजिए। है ना, तो वो क्या है, उस वस्तु को और ज़्यादा विक्रय करने में, उसका विकास करने में, कि कैसे अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें, वो आइडिया भी अपने को अपने व्यापार में लगाना चाहिए। तो ही अपन क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार को लंबे समय तक चला सकते हैं और उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी नया नया उसमें अपने विचार, अपने आइडिया अपने को क्या करते रहना चाहिए, शामिल करते रहना चाहिए। उसके बाद में पांचवा है मानवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर। है ना, अब मानवीय क्षमता का पूर्ण उपयोग कैसे, कि जिस काम के लिए जितने लोगों की जरूरत है उस काम पे उतने ही लोग लगाना। है ना, कि जैसे मान लो एक मशीन है ना, और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 80 यूनिट पर डे है, कि एक दिन में वो कितनी बनाती है, 80 यूनिट बनाती है। और उस पर काम करने के लिए फिर वो कितने चाहिए, 2 लोग चाहिए। ठीक है, एक तो यानी उसमें कच्चा माल डालने वाला और एक तैयार माल को एक जगह इकट्ठा करने वाला, दो ही चाहिए। बाकी सारे काम तो मशीन कर लेगी। अब अपन ने यहाँ पे ज़्यादा के लागत में 3 आदमी लगा दिए, तो उत्पादन ज़्यादा होगा या कम होगा, कैसे होएगा बराबर, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि मशीन की क्षमता कितनी है, अच्छी है। अब ये तो है नहीं कि इसमें अपन जबरदस्ती माल ठूसते रहेंगे और ये 80 की जगह तो बनाएगी। यानी इसकी क्षमता ही एक दिन में 80 यूनिट बनाने की है। अब आदमी कितने चाहिए, 2। तो अब जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या करेगा, बैठा बैठा 2 में से किसी एक से तो बात करेगा ही। है ना, अब मेरे जैसा तो है नहीं कि पूरे दिन मुंह पे उंगली रख के ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा। है ना, कि पांडे जी के जैसा कुपेड़ी है, वो या तो हरी जी से बात करेगा या धीरे जी से बात करेगा। अब मान लो कच्चा माल डालने वाले से बात करने लगा तो मशीन में कच्चा माल नहीं पहुंचेगा, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या जो व्यक्ति तैयार माल इकट्ठा कर रहा है उससे बात करने लगा तो जो यूनिट बन रही है वो मशीन में रह जाएगी। है ना, वो मशीन जाम और हो जाएगी। ना, तो जितने व्यक्तियों की काम पे जरूरत है उतने ही व्यक्तियों को अपने को क्या करना चाहिए, व्यापार में लगाना चाहिए।
अब देखो कई बार ये अपना ऐसी स्थिति अपने घरों में आती है ना, कि एक दुकान है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है ना। मान लो किराने की दुकान है, पापा भी उसी पे बैठते हैं, भैया भी उसी पे बैठते हैं ना, ताऊ जी हैं, दादाजी हैं, सभी उसी पे बैठते हैं। जबकि उसका संचालन कौन कर सकता है? एक आदमी या दो आदमी उसको आसानी से चला सकते हैं। तो बाकी तो उस पर जबरदस्ती बैठे हैं, इससे अच्छा है कि बाकी व्यक्ति क्या करें, अपना स्वयं का दूसरा उद्यम स्थापित करें, है ना। कि उनको ये तो पता ही है कि व्यापार कैसे चलाना है, तो इससे अच्छा है कि वो अपनी दूसरी खुद की दुकान करें, आय भी बढ़ेगी, है ना। तो जितने व्यक्तियों की व्यापार में आवश्यकता होती है, यानी जितनी मानवीय क्षमता अपने को चाहिए, उतनी ही अपने को क्या करनी चाहिए, व्यापार में लगानी चाहिए। अनावश्यक व्यक्तियों को व्यापार में शामिल नहीं करना चाहिए। अगला है, उद्यमिता से क्या होते हैं, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, है ना। कैसे होते हैं कि मान लो अपन ने दुकान लगाई, या अपने पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो अपन ने एक शोरूम खोल लिया, है ना, रेडीमेड गारमेंट्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना। अब शोरूम अपन अकेले व्यक्ति तो चला नहीं सकते, है ना, तो अपने को दो तीन व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, काम पे रखना पड़ेगा। अब काम पे रखेंगे तो उनको तो रोजगार मिलेगा ही, है ना। तो इससे क्या होती है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, चाहे किसी भी रूप में रोजगार मिले, है ना, रोजगार तो मिलेगा ही। उसके बाद में अगला है, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। अब पूंजी निर्माण की प्रक्रिया ये होती है, देखो अभी जो अपन ने बताई थी, है ना, कि सबसे पहले देश में क्या मानी जाती है, जीडीपी मानी जाती है। जीडीपी से क्या निकलती है, प्रति व्यक्ति आय निकलती है। प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ती है तो लोगों में बचत की भावना का विकास होता है, और बचत की भावना होती है, यानी उनके पास पैसे बचते हैं, तो धीरे धीरे वो बचत को कहाँ लगाएंगे, किसी न किसी व्यापार में ही इन्वेस्ट करेंगे। चाहे कहीं लगाएं, वो जाएगी कहाँ पे, वो किसी न किसी व्यापार में तो जाएगी ना, तो वो व्यापार में शामिल होती है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, बचत बढ़ती है। अगला देखो, संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास क्या होता है, संतुलित आर्थिक विकास। हाँ, तो आर्थिक विकास तो होता है, संतुलित क्या होता है ना, यानी बैलेंस बना के रखना, है ना। कि अब अपन बात करें अपने राज्य की, है ना, राजस्थान की, तो राजस्थान में कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ पे इतने उद्योग हैं कि काम करने वाले ही नहीं मिलते, है ना। जैसे अजमेर, जयपुर, इधर किशनगढ़, कोटा, है ना, कि वहाँ पे काम करने वाले नहीं मिलते। और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे काम नहीं मिलता, है ना, कि करने वाले मिलते हैं लेकिन काम नहीं मिलता। जैसे जोधपुर, बाड़मेर, है ना, इस साइड में अपन चले जाएं आगे, तो वहाँ पे काम करने वाले तो हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। तो सरकार को क्या चाहिए कि देश में औद्योगिक विकास को इस तरह से करे कि सभी जगह क्या हो जाए, उद्योग धीरे धीरे स्थापित होने लग जाएं। जहाँ उद्योग नहीं है वहाँ सरकार को उद्योग लगाना चाहिए, जिससे वहाँ काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको वही रोजगार मिले। अब दिल्ली में देख लो, फैक्ट्रियों के नाम पे क्या है, कुछ नहीं है। तो इधर रिको में एक आधी फैक्ट्री है, वो भी किसी की है, दारू की, है ना। घर वाले काम, मान लो काम करने के सोचे हैं तो घर वाले भी नहीं करने दें, कि दारू की फैक्ट्री पे काम करेगा क्या, है ना। और बाकी क्या है, कुछ नहीं है ना। और इधर अपन जयपुर देख लो, फैक्ट्रियों से भरा पड़ा है ना। कोई भी चला जाओ, चाहे काम आराम से मिल जाएगा ना, भूखा तो कोई रहेगा ही नहीं ना। तो वो तो नहीं होना चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे जिन उद्योगों में, जिन क्षेत्रों में उद्योग नहीं है, वहाँ पे क्या लग सके, नए नए व्यापार लग सके। और इसके लिए सरकार को क्या करनी पड़ेगी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विकास करना पड़ेगा। अब जोधपुर है, बीकानेर है, बांसवाड़ा है, इस साइड में उद्योग तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे मूलभूत साधन ही नहीं है, जैसे सड़कें नहीं है ना, परिवहन के साधन भी चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ना। और बैंक है, बीमा है, मान लो बैंक बीमा तो मिल जाते हैं फिर भी, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं आती, तो वहाँ फैक्ट्री लगा के अगला क्या करेगा। अब जो कैलाश जी सर थे ना, वो जोधपुर के आगे कोई
अपना गाँव है, वहाँ उनकी पोस्टिंग है, तो कल को उसको फोन आया, कह रहे थे बोले तुमको भी एक एक दिन लाइट तो नहीं आवे, मतलब आज सुबह की घड़ी कल सुबह आवे, मतलब ऐसी जगह घर लगा ले तो क्या करे, महीने में 15 दिन तो मशीनें बंद ही पड़ी रहे ना। तो सरकार को चाहिए कि जिन उद्योग क्षेत्रों में मतलब उद्योग नहीं है, वहाँ पे पहले मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनका विकास करें और फिर वहाँ पे उद्योगों को लगाएं। अगला है राजकीय नीतियाँ और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक, कि सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है उद्योगों के संबंध में, उनका लाभ सबको मिलना चाहिए, है ना। कि जिस समाज के लिए या जिस वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई है वो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए। अब पहुंच ही नहीं पाती, कि जैसे मान लो ये माने कि सरकार ने विकलांगों के लिए कोई योजना बनाई है ना, कि जो शारीरिक रूप से विकलांग है उनको 20% या 30% सब्सिडी मिलेगी यदि वह व्यापार लगाते हैं तो। अब उसका लाभ किसको मिलेगा? जिसकी एक उंगली ऐसे टेढ़ी हुई है ना, या जो एक आंख देख नहीं पाता, है ना, या जिसको, है ना, या जिसका थोड़ा सा कान क्या है, टेढ़ा है ना, ऐसे लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जिनको लाभ मिलना चाहिए उन तक तो वो योजनाएं पहुंचेगी नहीं। मान लो उसने फार्म भी भर दिया किसी मेरे जैसे ने, तो वो फार्म क्या हो जाएगा, हरीश जी जैसे महापुरुष की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। वो बोले ना ना पंकज जी की शादी विकलांग है, तो खड़े उठ पर चढ़ गया, है ना, तो इनका फार्म तो क्या करो, कैंसिल करो, है ना। और पांडे जी बेचारे के बाल उड़े हुए हैं, है ना, वो है, उनका क्या करेंगे, सैंक्शन कर देंगे, है ना। तो जो योजनाएं जिनके लिए बनती है उनका लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनके लिए वो योजनाएं बनाई गई है। अगला है सामाजिक परिवर्तनों में सहायक। अब देखो सामाजिक परिवर्तन जो भी होते हैं वो अपन को कहाँ से पता चलते हैं? विज्ञापन से, टीवी के माध्यम से, उसी से पता चलता है। मान लो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उस टेक्नोलॉजी का अपने को पता कैसे चलेगा? टीवी से, विज्ञापन से, अखबार के माध्यम से पता चलता है। और टीवी है, अखबार है, विज्ञापन है, ये सारे किसके हैं? उद्यमिता के तो स्वरूप हैं, ये सब व्यापार हैं। तो इन व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उनको अपनाते हैं। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया, फिर कलर में आए, फिर क्वेरी पैड वाले आए, फिर टच पैड आए, है ना। अब पता नहीं आगे कौन सा आएगा, है ना। वो फोल्डिंग वाले भी तो आ रहे हैं मोबाइल, है ना। तो हाँ, फोल्डिंग वो नई नई टेक्नोलॉजी है, और उनका पता कैसे चलता है? अपने को देख देख के तो पता चलता है कि टीवी में देख लिया, हाँ ऐसा मोबाइल है तो अपन भी ऐसा लेके आएंगे ना, वो है। और अंतिम है शोध कार्य और अन्वेषण को बढ़ाना, कि जो भी पुरानी चीज़ों में सुधार हो रहा है वो सुधार किसकी वजह से होता है? कि उनके लिए निरंतर क्या किए जाते हैं, प्रयोग होते रहते हैं। कि जो वैज्ञानिक हैं या जो शोधकर्ता हैं वो उन वस्तुओं पर निरंतर शोध करते रहते हैं कि अपन इनको और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाएं। जैसे वो एक अपन टीवी पे ऐड देखते हैं घड़ी डिटर्जेंट वाला, है ना, तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो उसको कहाँ लेके जाता है, प्रयोगशाला में ही ले जाता है ना। कि हमारे जो वैज्ञानिक है वो क्या कर रहे हैं, घड़ी को और बेहतर बना रहे हैं। तो वो क्या है कि इससे नई नई वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपयोग के लिए मिलती है ना। और यदि शोध कार्य नहीं होता तो अपन क्या करते, सिर्फ एक ही कोलगेट करते, कौन सी, सिर्फ जो पुरानी वाली कोलगेट आती थी ना लाल पैक में, वही काम में लेते। बाकी पेप्सोडेंट, शिबाका, दंत क्रांति, कोलगेट एक्टिव, कोलगेट सोल्ट, ये सारी काम में नहीं लेते। ये किसकी वजह से है? शोध और अन्वेषण कार्य की धीरे धीरे उनमें क्या करते जा रहे हैं, पुराने के बजाय नई टेक्नोलॉजी को शामिल करते जा रहे हैं। और ये थे इसके उद्यमिता के महत्व है, कि एक जो उद्यमिता है इसके क्या महत्व हैं, क्यों ये जरूरी है, क्या इससे अपने को लाभ मिलता है। उसके बाद में देखो उद्यमिता के गुण दे रखे हैं कि एक व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो जो अपन ने 4 के पाठ में टॉपिक में पढ़े हैं ना, नेतृत्व के गुण, इसके 5 के पाठ में, कि ईमानदार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, है ना। तो वैसे ही गुण ये हैं कि वो भी एक व्यापारी में भी वही गुण होने चाहिए, कि गुण अलग अलग तो होंगे नहीं, कि जो ईमानदार है वो तो सभी जगह ईमानदारी रहेगा, है ना, मेरे जैसा। जो बेईमान है वो सभी जगह बेईमान रहेगा, हरी चीज जैसा, है ना। तो वो गुण है वो आपस में चलते रहना चाहिए।
उनमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। तो जीएसटी पढ़ा हूँ मैं, जीएसटी पढ़ा हूँ, नहीं पढ़ा हूँ, दोनों कर दिया मैं।